नमस्कार। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एथेनॉल ब्लेंडिंग एक बेहतरीन विकल्प बनकर उभरा है। इससे न केवल कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता में कमी आती है, बल्कि पर्यावरण के लिए नुकसानदायक कार्बन उत्सर्जन भी तुलनात्मक रूप से कम देखने को मिलता है। यही वजह है कि एथेनॉल वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित और सुरक्षित ईंधन विकल्प भी है। ऐसे में क्यों एथेनॉल को कहा जा रहा है भविष्य का ईंधन, इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। पिछले करीब एक दशक में भारत ने ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए परमाणु ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में कई कदम उठाए हैं। इसी तरह के प्रयासों में एक और पहल है पेट्रोल में वैज्ञानिक आधार पर एथेनॉल की ब्लेंडिंग। एथेनॉल ब्लेंडिंग से न केवल विदेशों से कच्चे तेल के आयात पर हमारी निर्भरता कम होती है, बल्कि साथ ही इससे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आती है और किसानों को नियमित आय का अच्छा साधन मिलता है। ऐसे में एथेनॉल को भविष्य का ईंधन कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। भारत में एथेनॉल बनाने की पूरी प्रक्रिया का वैज्ञानिक आधार पर परीक्षणों के जरिए पालन होता है। एथेनॉल को फर्मेंटेशन और इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग के जरिए बनाया जाता है, जिससे इसके गुण पूरी तरह बदल जाते हैं। साथ ही फ्यूल एथेनॉल को डिस्टिल किया जाता है, जिससे इसमें शुगर बिल्कुल नहीं बचती। इसके अलावा एथेनॉल में कीड़ों को दूर रखने वाले डीनेचुरेंट होते हैं और पेट्रोल की गंध भी तेज होती है। वहीं एथेनॉल ब्लेंडिंग से पहले फ्यूल की क्वालिटी से जुड़े कड़े नियमों को पूरा करना जरूरी होता है। साथ ही एथेनॉल का ऑक्टेन नंबर लगभग 108 RON सामान्य पेट्रोल की तुलना में काफी अधिक होता है, इसलिए इसे उच्च प्रदर्शन वाले इंटरनल कंबस्शन इंजनों के लिए एक बेहतरीन ईंधन घटक माना जाता है। उच्च ऑक्टेन संख्या के कारण एथेनॉल समय से पहले होने वाले अनियंत्रित दहन को रोकता है, जिससे इंजन अधिक सुरक्षित और सुचारू रूप से काम करता है। इसके अलावा एथेनॉल उत्पादन में बहुत अधिक पानी की जरूरत भी नहीं होती। एथेनॉल प्लांट में प्रति लीटर एथेनॉल के लिए सिर्फ 3 से 5 लीटर प्रोसेस्ड पानी का इस्तेमाल होता है और आधुनिक डिस्टिलरी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम पर चलती है, जिसमें पानी को रिसाइकिल करके इस्तेमाल किया जाता है। वहीं एथेनॉल का एक बड़ा हिस्सा अब मक्का जैसी फसलों से आ रहा है, जिसमें सिंचाई की जरूरत सीमित होती है। दूसरी तरफ एथेनॉल दूसरे जीवाश्म ईंधनों के मुकाबले पर्यावरण को भी तुलनात्मक रूप से कम नुकसान पहुंचाता है। आंकड़ों के मुताबिक एथेनॉल के चलते भारत में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में करीब 9.3 करोड़ मीट्रिक टन की कमी दर्ज की गई है। साथ ही वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार E20 ईंधन से कार्बन मोनोऑक्साइड और अधजले हाइड्रोकार्बन जैसे प्रदूषकों में भी कमी आती है। इसके अलावा विदेशों से कच्चा तेल आयात करने के बजाय एथेनॉल ब्लेंडिंग के चलते भारत पिछले करीब 12 वर्षों में 1,90,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत कर चुका है। दूसरी तरफ एथेनॉल के चलते किसानों को 1,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का त्वरित भुगतान हुआ है। एथेनॉल की इन्हीं खूबियों के चलते दुनिया के कई देश पहले से एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिका में E10 स्टैंडर्ड फ्यूल बन चुका है, तो वहीं E15 का दायरा लगातार बढ़ रहा है। दूसरी तरफ ब्राजील में तो पेट्रोल में करीब 27% से अधिक एथेनॉल की ब्लेंडिंग होती है। इसके अलावा यूरोप और एशिया में और भी कई देश वर्षों से एथेनॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं। एथेनॉल से जुड़े इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ये न सिर्फ ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक नजरिए से एक बेहतर विकल्प है, बल्कि पर्यावरण समेत कई सकारात्मक पहलुओं की वजह से एथेनॉल को भविष्य का ईंधन भी कहा जा सकता है। तो भविष्य के इस ईंधन पर और विस्तार से बातचीत करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। M.K. सुराना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर CMD हैं HPCL के, और हमारे साथ PS रवि जी भी जुड़े हुए हैं, निदेशक हैं FIPI के। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। PS रवि जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, भविष्य का ईंधन और भरोसे का ईंधन भी इसे कहा जा रहा है, भरोसे का ईंधन ये बने, इसके लिए किस तरह के तकनीकी और वैज्ञानिक परीक्षणों से इसे गुजारा गया है और किस तरह से जो एक आम वाहन मालिक है वो इस पर पूरी तरह से भरोसा कर सकता है? नमस्कार, धन्यवाद। तो हमारे देश में
एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम 2001 से चली आ रही है, और जब भी हमने अलग अलग ब्लेंडिंग परसेंटेज इम्प्लीमेंट किया है, इम्प्लीमेंटेशन के पहले हमने एक्सटेंसिव साइंटिफिक इवैल्यूएशन किया है, और एंड डिटेल्ड फील्ड स्टडी करने के बाद ही हर स्टेज पे ये एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। और इस डिटेल्ड साइंटिफिक इवैल्यूएशन और फील्ड इन्वेस्टिगेशन किया गया था ऑटोमोटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशंस द्वारा, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स द्वारा, और ऑयल कंपनीज द्वारा। सो इन तीनों ने मिलके हर ब्लेंडिंग परसेंटेज इम्प्लीमेंट करने के पहले काफ़ी हद तक ट्रायल्स करने के बाद ही प्रूव करने के बाद ही इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ है। बिल्कुल, एम के सुराना जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुराना जी, अगर उद्योग के नज़रिए से हम देखते हैं, क्योंकि ये एक जो है सस्ती ऊर्जा का विकल्प भी निकल कर इससे सामने आता है, ऊर्जा संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम इसे बताया जा रहा है, तो E20 भारत के जैव ईंधन क्षेत्र के लिए क्या आपको लगता है कि गेम चेंजर साबित हो रहा है? देखिए, आज की तारीख में यदि देखा जाए तो ये हमारी एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है, क्योंकि जैसे आपको पता है कि हमारी जो एनर्जी की जो पूरी सिस्टम है वो करीब 90% आयाती साधनों पर डिपेंडेंट है। और आज की तारीख में जिस तरीके से हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, जिस तरह से साधनों का लिवरेज हो रहा है इंटरनेशनल डायनेमिक्स में, और जिस तरीके से हमारी स्ट्रेटेजिक एक रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से बहुत जरूरी है कि हमारा एनर्जी इंडिपेंडेंस की तरफ हम हमारा कदम बढ़ाए। अब चूंकि आयात का पर्याय एक आयात तो नहीं हो सकता है, तो यदि हम उस हिसाब से देखें तो जो इथेनॉल है या बायोफ्यूल यदि लार्ज स्केल में देखें, उसमें इथेनॉल एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। उसको यदि हम देखें तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि जो कि पूरी तरह हमारा इंटरनल प्रोडक्शन है, मतलब हमारा पूरा भारतीय है। इससे जहां एक तरफ हमारी जो विदेशी मुद्रा की खपत होती है उसमें कमी होगी, दूसरी तरफ हमारी जो स्ट्रेटेजिक और एनर्जी डिपेंडेंस है वो कम होगी। इसके अलावा इससे इन्वायरमेंट पे या पर्यावरण पे भी काफ़ी फायदा होगा, और तीसरा हमारा जो कृषि क्षेत्र है उसकी इकोनॉमी में भी बहुत फायदा होगा। यदि हम उस तरीके से देखें इसको, तो एक इथेनॉल एक हमारी आज की तारीख में हमारी देश की जो ऊर्जा की जो इंडिपेंडेंस की है उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है आज की तारीख। बिल्कुल, एक बड़ी उपलब्धि से कहा जा सकता है। चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। रुक जा, ये क्या है? असली नोट? ब्रो, ये फटा है। सुन, कते फटे या पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं। वाओ, नया नोट मिलेगा? हाँ, जिससे तू हमें पिज्जा पार्टी देगा। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। PS रवि जी, आपसे समझना चाहेंगे, भारत ने जो E20 का लक्ष्य है वो समय से पहले हासिल किया है, इसे कितना बड़ा मील का पत्थर माना जाए इसकी उपयोगिता को देख के, जिससे कि जैसे कि हम बता रहे हैं आयात पर निर्भरता है वो कम होती है, इसके अलावा जो पर्यावरण संरक्षण है उसमें भी एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में इसे माना जा रहा है, और जो भविष्य की ऊर्जा के रूप में इसे देखा जा रहा है भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप, तो कितना महत्वपूर्ण ये हो जाता है? देखिए, इंडिया का जो एनर्जी डिमांड है ये बढ़ते जाएगा अगले 15-20 साल तक। तो ये बढ़ते हुए एनर्जी डिमांड को मीट करने के लिए हमें अलग अलग मल्टीपल एनर्जी सोर्सेस चाहिए, सिर्फ एक से चलेगा नहीं। और इस दिशा में इंपोर्ट डिपेंडेंस को रिड्यूस करते हुए, अपना इंडिजिनस प्रोडक्शन बढ़ाते हुए, इंडिजिनस इकोसिस्टम
एग्रीकल्चरल सिस्टम्स को भी प्रोत्साहन देते हुए ये एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव बन जाता है हमारे देश के लिए। और अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे पॉलिसी इनिशिएटिव्स लिया गया था 2014 से अब तक। एटलीस्ट मैं 4-5 मेजर इनिशिएटिव्स ये बताना चाहूँगा आपको कि पहले 2014 में एडमिनिस्ट्रेड प्राइसिंग मैकेनिज्म लेके आए हम लोग, गवर्नमेंट ने एथेनॉल प्रोक्योरमेंट के लिए। दूसरा है आईडीआर एक्ट, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एक्ट में बदलाव लेके आए गए थे। इससे कंट्रोल ओवर मूवमेंट ऑफ एथेनॉल को फ्री किया गया था। उसके बाद में अलग अलग फीड स्टॉक्स, सिर्फ गन्ना बेस्ड फीड स्टॉक्स के बजाय राइस, एफसीआई राइस, मक्का आदि का यूज़ फॉर मेकिंग एथेनॉल, इसको बढ़ावा दिया गया था। और प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स में भी सिंप्लीफिकेशन आया, जीएसटी रिडक्शन भी हुआ 18 से 5%। और ऑयल कंपनीज ने लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट साइन किए डिस्टिलरीज के साथ में, प्रोड्यूसर्स के साथ में। इस वजह से जो हमारा ब्लेंडिंग परसेंटेज 1.5% के आसपास था 2014 में, आज बढ़कर हम लोग 20% अक्रॉस द कंट्री हमने अचीव किया है। बिल्कुल एक बड़ी उपलब्धि है। तो राणा जी, आपसे समझना चाहेंगे, अगर एथेनॉल की उत्पादन क्षमता हम देखते हैं 421 करोड़ लीटर से बढ़कर ये 2000 करोड़ लीटर हो गई है, तो किस तरह से ये औद्योगिक विकास और निवेश में भारत में विश्वास को भी लगातार दिखा रहा है? जिस तरह से बात कर रहे हैं कि इसके उत्पादन को भी देखते हैं तो किसानों को बड़ा फायदा हो रहा है, इसके अलावा जो अन्य छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं वो भी इससे पनपते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं, जैसे रवि जी ने बताया कि 2001 से ये इथेनॉल का एक इनिशियल चालू हुआ था, लेकिन उस समय हम सिर्फ 1.5% पे थे। और उसकी एक बड़ी चीज ये थी कि 2000 जब पहली एक बायोफ्यूल पॉलिसी बनी थी, उसमें 2017 तक भी 20% की एक बात हुई थी, लेकिन हमारे पास इथेनॉल बन नहीं रहा था उस समय देश में। और जैसा रवि जी ने बताया, बहुत सारे 2014 के बाद बहुत सारी स्टेप्स ली गई। हमारा 2013-14 तक 1.5% ही इथेनॉल प्रोडक्शन था, और आज 20%। उस समय 38 करोड़ लीटर इथेनॉल प्रोडक्शन हो रहा था 2013-14 में। तो उसके लिए जो दुनिया भर की जो स्टेप्स ली गई है, जैसा बताया गया है कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव थी, तो कुछ इंटरेस्ट सबवेंशन दिया गया इंडस्ट्रीज को। इसके कारण काफ़ी प्राइवेट उद्योगों ने इसको डिस्टिलरीज, इथेनॉल के लिए डिस्टिलरीज लगाई। और इसके साथ पहले सिर्फ शुगर केन बेस पे रहता था, गन्ने के बेसिस पे रहता था, लेकिन जब आपका मक्का, राइस, ब्रोकन राइस और इवन अब तो पराली बेस्ड और वो सब भी आने लगा, तो उसके कारण काफ़ी सारे छोटे उद्योगों ने, और उसके लिए काफ़ी सारे बेनिफिट भी सरकार ने दिए उनको, उससे काफ़ी इसमें लघु उद्योग भी लगे, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज भी लगी, और जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज थी उन्होंने भी अपना एक्सपेंशन करके इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया। और इसीलिए आज की तारीख में 2000 करोड़ लीटर की क्षमता बढ़ गई है। यदि आज की तारीख में हम जो पेट्रोल की खपत देखें देश में, तो उसमें हमें करीब 1500 करोड़ लीटर की खपत तो पेट्रोल के लिए ही चाहिए। उसके अलावा दूसरी चीज़ों के लिए जो इथेनॉल यूज़ होता है, इंक्लूडिंग जो पोर्टेबल इथेनॉल, मतलब जो लिकर वगैरह में यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, उस सब को मिला के आज की तारीख में हम ये सब करने के बाद इस क्षमता तक अभी पहुँच पाए हैं। देश में पेट्रोल की खपत करीब 7 से 8% पर ईयर के हिसाब से बढ़ रही है। आप यदि एक क्रूड का एक बैरल देखें तो उसमें हम पेट्रोल करीब 15% बना पाते हैं और 45% डीजल बनता है। डीजल हमारे पास सरप्लस है, हम सेल्फ सफिशिएंट है, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन पेट्रोल में हम जस्ट सफिशिएंट है। यदि डीजल की डिमांड 3 से 4% बढ़ती है, जबकि पेट्रोल की डिमांड 7 से 8% बढ़ती है, और हमारा जो मध्यम वर्ग है वो एस्पिरेशनल वर्ग है, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ है, लोगों की एस्पिरेशन बढ़ रही है, यंग कंट्री है, उसमें हमारे यहाँ वाहनों की संख्या बढ़ रही है, उसमें पेट्रोल की तादाद, मतलब कंजम्पशन भी बढ़ रही है। और यदि हम इसको पेट्रोल में कुछ और चीज़ का अल्टरनेटिव नहीं देखते हैं, तो उसके लिए हमें और ज़्यादा तेल आयात करना पड़ेगा। हो सकता है हम डीजल एक्सपोर्ट करें, लेकिन पेट्रोल के लिए हमें और ज़्यादा तेल आयात करना पड़ेगा, नहीं तो पेट्रोल भी इसी आर्थिक ग्रोथ की इसी स्टोरी पर चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन ले लेते हैं एक और ब्रेक। आप बने रहिए टीजी न्यूज़ के साथ।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा। आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ, बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। PS रवि जी, आपसे समझना चाहेंगे, अभी हाल ही में जिस तरह की इसको लेकर भ्रांतियां भी हुई थी, तो सरकार ने लगातार उन भ्रांतियों का खंडन भी किया है और बताया है किस तरह से जो वैज्ञानिक आधार हैं उन पर एथेनॉल की क्या उपयोगिता है और वो भ्रांतियां किस कदर गलत है। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि ये न केवल जो नॉर्मल वाहन है बल्कि जो रेसिंग गाड़ियाँ हैं उनमें भी इस्तेमाल होगा और बखूबी इस्तेमाल होगा। किस तरह से हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे इसकी उपयोगिता को, और भ्रांतियों से दूर रहने के लिए किस तरह से स्पष्टीकरण करना चाहेंगे? देखिए, एथेनॉल का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि उसका जो ऑक्टेन रेटिंग होता है वो करीब 108 होता है, एज कंपेयर टू पेट्रोल जो नॉर्मल पेट्रोल जो है 84 के आसपास होता है। ये ऑक्टेन रेटिंग ज़्यादा होने के कारण जनरली ये स्पोर्ट्स कार्स में यूज़ हुआ करता था पहले से ही, क्योंकि इससे बेटर एक्सेलरेशन मिलता है और बेटर परफॉर्मेंस मिलता है। एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में करने के बाद और अभी E20 आने के बाद हमने देखा है कि इसका जो ऑक्टेन रेटिंग E20 का अभी बढ़कर अभी 95 कम से कम मिल रहा है। इसके वजह से ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स अपना व्हीकल्स, अपना इंजन्स को प्रॉपरली डिज़ाइन कर पा रहे हैं ताकि ये जो ऑक्टेन रेटिंग का बेनिफिट है उसको पाया जाए। फॉर एग्जांपल, बेटर एक्सेलरेशन, बेटर ड्राइवेबिलिटी, बेटर एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज़, ये सब के वजह से, पर्टिकुलरली जैसे सिटी में अगर हमें ड्राइव करना है तो ये सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब चीज़ बिकॉज ऑफ ऑक्टेन रेटिंग ये ऑफ एथेनॉल ये पाया जा रहा है एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम में। अभी रही बात ये रूमर्स जो फैल रहे हैं उसको बिलीव ना करते हुए हमारा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो भी दिया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उसके ऊपर नज़र डालिएगा ज़रूर, और रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस जैसे ऑटोमोटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं। हाल ही में जस्ट 3-4 दिन पहले ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने भी कहा है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि E20 हैज़ नो एडवर्स इम्पैक्ट ऑन दी व्हीकल्स करके उन्होंने खुद कहा है। तो जो भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स का ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है उसके ऊपर ध्यान दीजिए, और ऑयल कंपनीज भी समय समय पर मैसेजेस देते रहते हैं, तो आप इन मैसेजेस के ऊपर ध्यान दें, ना कि बाकी रूमर्स के ऊपर। बिल्कुल। सुरानी जी, आपसे समझना चाहेंगे, आयात पर निर्भरता जिस तरह से कम हुई है और जिस तरह से किसानों को लगातार जो है भुगतान भी त्वरित हुआ है, इसमें किस तरह से आप देखते हैं कि ये जो बचत हुई है ये अर्थव्यवस्था को मजबूत करती हुई दिखाई दे रही है? हाँ, देखिए, जो आज की तारीख में हम करीब जो भी तेल आयात करते हैं और उससे जो भी पेट्रोल खराब होता है, उससे अभी तक जब से इथेनॉल ब्लेंडिंग चालू हुआ उसमें करीब जैसा पहले बताया गया है कि करीब 1.9 लाख करोड़ रुपए की फॉरेन एक्सचेंज में बचत हुई। लेकिन आज यदि हम ये 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग चालू रखते हैं और आज की तारीख में हमारी जो खबर है, तो उससे भी करीब $4 बिलियन पर ईयर की हमारी फॉरेन एक्सचेंज में बचत होगी। करीब मतलब 40,000 करोड़ रुपए का हमारा बचत होगा हर साल।
तो ये हमारी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमारे रुपए को भी मजबूती मिलेगी, हमारे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में फर्क पड़ेगा, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट पे फर्क पड़ेगा, और इसके साथ जो हमारी एक स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ है उसमें भी काफी मजबूत होगा। और यदि बीच में जिस तरह के अभी पिछले कुछ दिनों पश्चिम एशिया में सिचुएशन आई थी, उससे भी हमको एक राहत मिलेगी, क्योंकि हमारा एक फ्यूल का एक सब्सटेंशियल पार्ट हमारा इंडिजिनियस रहेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एग्रीकल्चर सेक्टर पे देखें तो जैसा जो जब हम किसानों से ले रहे हैं, इस पे एमएसपी बेसिस पे लिया जा रहा है, और यदि प्रोडक्शन जैसे मेज वगैरह की तो राउंड द क्लॉक वो है फसल है, तो इससे कृषि सेक्टर में एक जो हमारा एक बड़ा तबका है उसको काफी इकोनॉमिक राहत मिलेगी, और इन्वायरमेंट के फायदे तो है ही। बिल्कुल। पीएस रवि जी, इसी से संबंधित एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। ये जो इथेनॉल कार्यक्रम है सरकार का, किस तरह से जो आत्मनिर्भर भारत विजन है सरकार का, उसका भी एक मजबूत आधार बनता हुआ दिखाई दे रहा है? जैसे मैंने पहले ही कहा था कि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, तो हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ते जाएगा अगले 15-20 साल तक। तो और डेफिनेटली हमें मल्टीपल एनर्जी सोर्सेस की ज़रूरत है। तो ये मल्टीपल एनर्जी सोर्सेस में जितना हम सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, और हमारे अर्थव्यवस्था के लिए अर्थव्यवस्था जो है मजबूत बनेगी। सो हमारा जो एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है, जैसे अभी सुराना सर ने क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि ये प्रोग्राम ना सिर्फ एनर्जी सिक्योरिटी भी दे रहा है, बट ये पूरा हमारा इकोनॉमी को भी सपोर्ट कर रहा है। जैसे कि नंबर 1, आपको जो फूड ग्रेन्स के लिए जो पहले जो दाम मिलते थे उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। जैसे मक्का जो 10 साल पहले 13 रुपये पे फार्मर को बेचना पड़ता था, आजकल 24-25 रुपया पे बेच रहे हैं। सेकंड, गन्ने के किसानों को टाइमली पेमेंट मिल रही है, राइट। और ये डिस्टिलरीज जो हैं जो अभी सेटअप हुए हैं E20 के लिए, जो क्वांटिटी हमें चाहिए, ज़्यादातर ये ग्रामीण क्षेत्र में ये इंडस्ट्रीज आए हैं। तो वो ग्रामीण क्षेत्र में इंडस्ट्रीज आने की वजह से वहाँ का एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट भी हुआ है। सो देयर इज़ एन ऑल राउंड बेनिफिट फॉर इंडियन इकोनॉमी। बिल्कुल। सुराना जी, आपसे समझना चाहेंगे, इसे सस्ती ऊर्जा इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो उत्पादन लागत है कंपैरेटिवली जो है वो बहुत कम आता है, पानी की बहुत सीमित मात्रा इसमें जो है वो इस्तेमाल होती है। किस तरह से इसे एक किफ़ायती जिसे कहते हैं कि विकल्प कहा जा सकता है? देखिए, ये चूंकि सबसे पहली बात तो जैसा हमने पहले भी बताया कि ये हमारा पूर्ति तरह भारतीय चीज़ है, तो उसका एक एडवांटेज है। उसके अलावा भी जो पेट्रोल डीजल जो कच्चे तेल से बनता है उसकी कीमत तो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से बढ़ती है घटती है। जैसे आज $70 है, लेकिन थोड़े दिन पहले $126 तक भी गया था, $100 भी था। तो उसकी लेकिन उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, और उस पर जो एक्सचेंज रेट रहता है रुपये और डॉलर का जो कोरिलेशन है उसका भी काफ़ी फर्क पड़ता है। तो इस कारण जो उसके कंपैरिजन में हमारी एमएसपी की एक फिक्स प्राइजेस है जो सरकार समय समय पर तय करती है और जो किसानों को मिलती है। और चूंकि हमारा किसान मेहनत करके उस चीज़ को उगाता है, और उसको डिस्टिलरी की एक प्रोसेसिंग कॉस्ट है जो भी मोस्टली सब इंडियन चीज़ों पे है, तो उस पर हमारा कॉस्ट पे एक अच्छा एक कंट्रोल है। और इसके कारण जो हमारी लागत है उस पर काफ़ी स्टेबिलिटी है, और उस पर थोड़ा फ़ायदा भी हो सकता है। वेदर इथेनॉल सस्ता रहता है या क्रूड ऑयल सस्ता रहता है, ये उस समय क्रूड ऑयल की क्या दाम है उस पर निर्भर करता है। लेकिन यदि ओवरऑल यदि हमारी ईंधन में लागत कम होती है तो कंज्यूमर को भी इसका फायदा होता है। तो ये इस हिसाब से ये आगे चलकर, मतलब आज ही नहीं, आज की तारीख में हम जो स्टेप्स ले रहे हैं, जैसे आप 1% लेके 20% तक आए हैं, और उसके कारण हमारा 20% पेट्रोल जो फॉसिल फ्यूल था उसमें कटौती हुई है, उससे इमिशन लेवल पे कार्बन मोनोऑक्साइड में कमी हुई है, किसानों को मिली है। लेकिन आगे जाकर जैसे हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो हमें बहुत सारे साधनों की जरूरत पड़ेगी, एक ही साधन से नहीं होगा। और क्रूड ऑयल जो है वो सीमित साधन है, तो उस हिसाब से क्रॉप्स जो है आप वापस उसको उगा सकते हैं, उससे और बना सकते हैं, और ये प्योरली हमारी होमलैंड चीज़ है। तो ये एक हमारी इकोनॉमी के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे आगे की जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
बिल्कुल। पीएस रवि जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से हम विश्व के देशों के साथ जब कंपैरिजन करते हैं तो E20 के बाद भारत का अगला लक्ष्य क्या होगा, इसके लिए क्या कुछ तैयारी है? और सीधे हम आपको ले चलते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के राष्ट्रीय समारोह पर। पीएम मोदी का वीडियो संदेश आपको दिखाते हैं।